नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में बीजेपी का संगठन पर्व 2025 कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश भर में बीजेपी के प्रमुख नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल हुए। पार्टी के संगठनात्मक एजेंडे, आगामी चुनावों की रणनीति और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के मुद्दे इस मंच पर प्रमुखता से उठाए गए हैं। सुदृढ़ता से प्रमाणित करती है कि इस प्रकार से कैसे पार्टी का आंतरिक चुनाव प्रक्रिया होती है। न जातिवाद चलता है, न वहां पर किसी तरह का परिवारवाद चलता है। ऐसे समय में मेरे प्रदेश की सरकार ने, जिसमें संगठन, सरकार और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसमें आदरणीय प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, सब ने मिलकर के जिस तरह से पूरा कार्यकाल किया है, प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। मैं उसी तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से पुनः यह विश्वास रखती हूं कि अब वो फिर नए सिरे से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ लेकर के अपने आत्मीय उस पूरे निश्चल भाव से जिससे वो सदा रहे हैं, जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएंगे। आगामी चुनाव को में ऊर्जावान तरीके से हम पुनः जीत की ओर बढ़ेंगे ही नहीं, जीत प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। धन्यवाद बहन कल्पना सैनी जी। अब मैं संक्षेप में अभिनंदन उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी टिहरी की सांसद बहन माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को। भारत माता की जय। आज के इस बहुत ही शुभ कार्य में हमारे यहाँ हमारे दोबारा फिर अध्यक्ष बनने में बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ भाजी को। और मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे सेंटर से आए हुए हमारे मंत्री जी मल्होत्रा जी को और हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को। सभी को यहाँ सभी सम्मानित हैं, ऊपर जो बैठे हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा समय हो गया है और मैं जानती हूँ। और नीचे भी हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, सौरभ बहुगुणा जी, गणेश जोशी जी, हमारे एक ही महिला मंत्री रेखा जी, हमारे सभी विधायक लोग, चाहे मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हो या पूरा उत्तराखंड से जो आए हैं, सभी विधायक और सभी कार्यकर्ता लोग, मैं आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज उत्तराखंड में फिर से दोबारा हमारे भट्ट जी आगे आए हैं। बहुत से लोगों ने बहुत से बातें की हैं उनके बारे में, मैं इतना लंबा बात नहीं करना चाहती हूँ, करती भी नहीं, आप लोग जानते हैं। मैं बस एक ही बात कहती हूँ जो हमेशा कहते हूँ कि जब आप सबके साथ होते हैं तो आप अपने आप आगे बढ़ते हैं। सबका साथ आप जानते हैं, आप देखिए आज भी हमारे भट्ट आगे बढ़ गए हैं क्योंकि वो हमेशा सबके साथ रखते हैं। ये उत्तराखंड को मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे विशेषता है। आदरणीय मोदी जी ने जो कहते हैं, सब साथ रहो, साथ रहोगे तो अपने आप सब आगे बढ़ोगे। हमारा उत्तराखंड को आगे ले जाने में हर एक व्यक्ति और कार्यकर्ता का जो उन्होंने काम किए हैं, उन्हीं की वजह से आज हम आगे बढ़े हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता जो हमारे रीढ़ के हड्डी है, मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगे आने वाले जो इलेक्शन के लिए भी आप लोग साथ होकर काम करें, आगे बढ़ाइए, उत्तराखंड को आगे ले जाना है।
साथ में हम आपके सभी के साथ हैं। हमारा उत्तराखंड तो हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व और मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी, क्योंकि मैं एक का नाम लूं तो दूसरा एक दूसरे को देखने लगते हैं, सभी हमारे लिए विशेष है। हम एक परिवार है, भाजपा एक परिवार है और परिवार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ सब लोग देख रहे हैं कब खत्म करेंगे ये, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारा मंत्री जी, माननीय मल्होत्रा जी, मंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसे मैं आपको वेलकम भी करना चाहती हूँ। और तो हमारे सब साथी हैं, सभी हमारे परिवार हैं। मंच में हम तीनों ही महिला हैं। हमारे रेखा जी जो हमारे साथ थे पहले, हमारे यहाँ सैनी जी बैठे हैं और मैं हूँ नीचे, हमारे एक ही महिला मंत्री रेखा जी। और आगे देखिए क्या होता है, मगर महिलाओं का शक्ति बहुत तेज होता है और महिला को हमेशा लोग सोचते हैं महिला क्या है, बिल्कुल नहीं। महिला देवी भी है, काली भी है और आगे माँ भी है। मैं आप लोग को यही कहना चाहती हूँ, आप लोग सब एक होकर आगे 2027 के लिए भी करें। एक होंगे तो हम जरूर जीतेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बद्री विशाल। धन्यवाद माननीय सांसद जी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो केंद्र में शायद चुनाव प्रभारी के रूप में भी अपना काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी है, राज्यसभा के सांसद हैं, आदरणीय नरेश बंसल जी उपस्थित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी आएँ और संक्षेप में परिषद की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय नरेश बंसल जी। आज के इस शुभ पर्व पर हम सबके बीच में उपस्थित केंद्र की ओर से आए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, और आज ही जिन्होंने पुनः पार्टी की बागडोर संभाली है ऐसे यशस्वी श्री महेंद्र भट्ट जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन। मैं आज के इस पावन पर्व पर महेंद्र भट्ट जी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें संगठन का बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव ये संगठन पर्व के रूप में हम मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं। कहीं पर आपने देखा नहीं होगा बूथ से हमने बूथ का गठन किया, मंडल का गठन किया, जिले का गठन किया, आज प्रदेश का गठन है। इसी प्रकार से 19-20 प्रदेशों में आज तक चुनाव हो चुका है, 4-5 प्रदेशों में कल होने वाला है। पूरे उत्साह के साथ शांतिपूर्ण ढंग से एक पद्धति विकसित हुई है, जिस पद्धति को हम कह सकते हैं पूरी तरह से लोकतांत्रिक किंतु सर्वानुमति की जो पद्धति है। तो वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महेंद्र भट्ट फिर बने प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी नेतृत्व का भरोसा बरकरार। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर नेतृत्व को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ उन्हीं के नामांकन जो है वो दाखिल किया था, जिसमें उनके निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी हाईकमान ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। तो आपको बता दें, महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी की कमान संभालने का एक बार फिर मौका मिला। महेंद्र भट्ट निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। बीजेपी ने जताया महेंद्र भट्ट पर एक बार फिर भरोसा। तो आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से सामने आ रही है, बीजेपी नेतृत्व आपका भरोसा अब बरकरार है। महेंद्र भट्ट एक बार फिर चुने गए हैं। तो वहीं महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी की कमान संभालने का एक बार फिर से मौका दिया गया है।
तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय पर तैयारियों और त्वरित प्रक्रिया से इसके असर को जरूर कम किया जा सकता है। सीएम धामी ने सभी जिला अधिकारियों, आपदा प्रबंधन टीमों और संबंधित विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें, आपदा प्रबंधन को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। आपदा को रोकना संभव नहीं, सीएम धामी ने कहा। साथ ही आपको बताते चले, सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। को लेकर कल मैंने स्वयं आपदा प्रबंधन केंद्र पर जाकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ, सभी एजेंसियों के साथ और सभी हमारे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, अन्य विभाग हैं, उन सबके साथ कल समीक्षा भी की और आगे के समय में हमको किस मोड में, कैसे अलर्ट मोड में रहकर काम करना है, किन किन तैयारियों को जो हमने किया है कहीं कोई कमी न रह जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपदाएं क्योंकि रोकी तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन उनके असर को कम किया जा सकता है, क्विक रिस्पॉन्स किया जा सकता है। उस दिशा में मॉक ड्रिल भी हो रही है और सभी अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली हरिद्वार के भीमगोड़ा में आयोजित श्रीमद् भगवत मास सप्ताह यज्ञ को संबोधित किया है। उन्होंने परम पूज्य संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्री भगवत कथा को आत्मिक शांति और सनातन संस्कृति का अद्भुत स्रोत बताया है। सीएम धामी ने कहा कि श्री भगवत मां कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का साकार रूप है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में गौरव के साथ स्थापित हो रही है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का सरकार पर निशाना। मॉनसून सीजन के चुनाव कराने पर खड़े किए सवाल। मॉनसून में चुनाव कराना जनता की जान से खिलवाड़। क्या सरकार लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेगी? कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। तो वहीं आर्य ने कहा। साथ ही आपको बताते चले, उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के बीच पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब राज्य में आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है, कई गांव जिला मुख्यालय से कट चुके हैं, ऐसे में चुनाव कराना लोगों की जान को जोखिम में डालना है। आर्य ने सरकार से सवाल किया है कि क्या वो जनता की सुरक्षा की गारंटी लेगी। इसी को लेकर यशपाल आर्य ने सवाल भी किए सरकार से। साथ ही आपको बताते चले, मॉनसून सीजन में चुनाव कराने पर खड़े किए सवाल। तो वहीं हरिद्वार में जन समस्याओं को लेकर लापरवाही बरतना अब अधिकारियों को महंगा पड़ने लगा है। डीएम मयूर दीक्षित ने सीएम हेल्पलाइन को और जन सुनवाई पोर्टल पर लंबित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार समेत 5 अधिकारियों को जून माह का वेतन रोक दिया है। डीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी अफसरों को चेताया और साफ शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं पर अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं डीएम मयूर दीक्षित का ये सख्त संदेश, जन समस्याओं पर अब नहीं चलेगी कोई भी लापरवाही। साथ ही 5 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देश पर सोमवार को त्रिशुरा सभागार कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत ने की। तो वहीं जन सुनवाई में कुल 105 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें सबसे अधिक मामले भूमि विवाद और आपसी झगड़ों से संबंधित रहे। इसके अलावा एमडीडीए, विद्युत सिंचाई, पेयजल, दुग्ध विभाग और NH 72 महू आपको मुआवजा जैसे मामलों पर भी शिकायतें दर्ज की गई, जहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एडीएम ने संबंधित उप जिलाधिकारियों और जमीन को तत्काल कब्जा मुक्त कराने के निर्देश भी दिए हैं।
तो वहीं देहरादून में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि चक्राता रोड स्थित एक स्पा में मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। तो वहीं सूचना के आधार पर आपको बताते चले कि गंभीरता को देखते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कोतवाली कैंट की टीम ने रातों रात दबिश देकर स्पा सेंटर में रंगे हाथों 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। साथ ही वहीं 8 पीड़ितों को रेस्क्यू कर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तो वहीं देहरादून की सड़कों पर बेवजह शोर मचाने वाला बाइकर्स अब सावधान हो जाए। एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और पटाखे फोड़ने वाले बाइकर्स पर कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाकर ऐसे 85 वाहनों का चालान किया है। साथ ही आपको बता दें कि 22 गाड़ियों को सीज भी किया गया और करीब 40,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। यही नहीं, नियम तोड़ने वालों की बाइकों के बताते चले आपको कि बाइकों के मॉडिफाई साइलेंसर हटवाकर कंपनी मेड साइलेंसर लगवाए गए। साथ ही पुलिस ने सख्त संदेश दिया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। 1 जुलाई को भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में सामान्य से 4 गुना ज्यादा यानी 35 मिमी बारिश दर्ज की गई। ऐसे में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया। आम जनता से अपील है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर जरूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। तो वहीं उत्तराखंड में सिलाई बैंड क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण 3 स्थानों पर सड़क बहने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। इस संबंध में उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि सिलाई बैंड क्षेत्र में 3 स्थानों पर सड़क के बहने से आवागमन प्रभावित हुआ है। साथ ही सड़क को यातायात के लिए सुगम बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो वहीं डीएम कार्य में आपको बताते चले, डीएम आर्य ने बताया कि ओजरी क्षेत्र में सड़क बहाव को देखते हुए आईटीबीपी और वन विभाग की वैकल्पिक मार्ग निर्माण के निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि स्थानीय लोग पैदल भी सुरक्षित रूप से आवागमन कर सके। सिलाई बैंड के पास हम लोग हैं इस मौके पे, और ये वही इलाका है जहाँ पे 3 तरफ से, जैसा पीछे देख रहे हैं कि जो क्राउड बस्ट हुआ उससे 3 जगह सड़क हमारी वॉश आउट हुई है क्योंकि वो कर्व में थी। तो अभी काम चल रहा है, हमारा पोर्टलाइन मशीनें हैं, अप एंड डाउन दोनों पोजीशन में है, जेसीबी भी है। चूँकि ये पहली बार स्लाइड हुआ है तो वो स्टेबल नहीं है, तो जैसे जैसे बारिश आ रही है तो वापस से वो स्टेबल हो जा रहा है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव तो है, परंतु जैसा अभी हमारा टीम से बात हुई थी एनएच की टीम से, हम लोग साथ ही थे प्रॉब्लम, तो रिस्टोरेशन हम लोग इसको कर लेंगे इस वाले स्लाइड को। नेक्स्ट इसके बाद ओजरी का है, ओजरी वाले के लिए अल्टरनेट रूट के लिए हमारी टीम आईटीबीपी और फॉरेस्ट को मैंने बोल दिया है एक अल्टरनेट पैदल रास्ता उसमें बनाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा है इससे और वो थोड़ा रिस्की भी है। तो पैदल रूट पे करते ही हम लोग इसको रिस्टोर करते ही कल का मेरा उम्मीद है कल हम मूवमेंट पैदल और यहाँ तक गाड़ियों से स्टार्ट करेंगे। तो
वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी कर रही है। टीमें गंगा घाटों की और निचले इलाकों में जाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से चेतावनी जारी कर रही है ताकि कोई भी व्यक्ति जल भराव या बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे नहीं। साथ ही प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है और अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्कता बरतें। साथ ही ये बता दें कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब पहुंच चुका है। तो वहीं खतरे के निशान के करीब पहुंचा, जिसके चलते लोगों से सुरक्षित रहने की सरकार के तहत अपील की गई है। भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर सरकार लगातार लाउडस्पीकर से लोगों को सतर्क करने का काम कर रही है। लोगों से सुरक्षित रहने की अपील लगातार सरकार के तहत की जा रही है। बाढ़ के चलते, बारिश के चलते जल स्तर भी बढ़ चुका है, जिसके चलते लगातार सरकार लोगों को सतर्क रहने और नदियों से, घाटों से दूर रहने की लगातार अपील कर रही है, सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रही है। भारी बारिश के चलते बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, जिसको लेकर लगातार शासन प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। तो वही खबर देहरादून से, जहां बीजेपी का सघन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बताते चले, एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां बीजेपी का संगठन पर्व 2000 बल विश्वास का इस बात को कह सकता हूं। लेकिन दोस्तों, हमारा लक्ष्य इससे भी बड़ा है और वो है प्रत्येक प्रधान क्षेत्र, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है, पंचायत पदों पर भी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को लड़ाना और जिताने हमारे लक्ष्य रहना चाहिए। और मैं इस बात का आह्वान भी कर रहा हूं कि ऐसी कोई ग्राम सभा, ऐसा कोई बीडीसी वार्ड नहीं होना चाहिए जहां हमारा कार्यकर्ता कोई ना कोई चुनाव न लड़ रहा हो। हम उसकी जीत की ओर बढ़ेंगे। ये सब जीत सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि इसका असली मकसद है गांव गांव का विकास, जन कल्याण कार्य को स्थापित करना, ताकि नकारात्मक टकराव और भ्रष्ट मानसिकता वाले प्रतिनिधियों से गांव का विकास बाधित न हो। साथियों, इसके उपरांत हमारा सबसे अहम पड़ाव है 27 विधानसभा का चुनाव, जिसमें भी हमें जीत की हैट्रिक बनानी है। और मैंने कहा भी है कि जिस प्रकार की विकास योजनाएं भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा राज्य को अंदर की जा रही हैं, उन विकास योजनाओं का ही लक्ष्य है कि हम उत्तराखंड के अंदर इस बार हैट्रिक बनाएंगे। और मैंने तो कहा भी है कि इस बार 60 पार का नारा लेकर हम चलने वाले हैं और सीट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने 2017 में भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ा और अपने सरकार को कामों के बलबूते 2022 में प्रदेश में एक बार एक दल की सरकार, दूसरी दल की सरकार, इसे बनाने का जो मिथक था उसको तोड़ा है और ये सब आप सब कार्यकर्ताओं बलबूते हुआ है। साथियों, आगे 2027 में भी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाएंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं, हमारी डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश के विकास में कामयाब रही है। आज विकास भाषणों में नहीं हो रहा है, बल्कि लोग विकास को अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हमारे संगठन की क्षमता और कार्यकर्ताओं कर्मठता का दूर दूर तक कोई सामना नहीं है और उस पर पीएम मोदी जी का मार्गदर्शन, सीएम धामी जी का नेतृत्व सोने पे सुहागा है और एक का काम कर रहा है। मुझे आप सबके सहयोग से दूसरी बार यह स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन साथियों, हकीकत यह है कि संगठन की जिम्मेदारी मिलना उस शून्य की तरह है जिसके आगे आपको सफलता के नंबर लगाने होते हैं और ये नंबर व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समूचे संगठन की उपलब्धि से निर्धारित होते हैं। लिहाजा आज मुझे आप सबकी बधाइयां नहीं, बल्कि सक्रिय सहयोग की शुभकामनाएं चाहिए। पार्टी की तरफ से ही हम सबका उद्देश्य भी राजनीतिक सत्ता से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। हम उसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, जिसमें उत्तराखंड का योगदान पीछे न रहे। उत्तराखंड भी विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो, खड़ा हो, उसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं को रात दिन प्रयास करने हैं। हम सबको प्रदेश में ऐसा नेतृत्व मिला है जिन्होंने देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने का जो कार्य किया है, यह आज एक नजीर के रूप में है। यूसीसी का विषय हो, नकल विरोधी कानून हो, जबरन धर्मांतरण हो, सख्त भू कानून हो, ये ऐसे निर्णय हैं जो इस प्रदेश में की अलग पहचान के रूप में देखे जाते हैं। मैं प्रदेश सरकार के कार्य की उपलब्धि की चर्चा करूंगा
तो बहुत लंबा समय तक मैं कह सकता हूँ जिन विषयों की मैंने चर्चा की है, इसका उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर इस विषय की चर्चा है। इसलिए पंचायत से लेकर 27 का जो विधानसभा का चुनाव है, हम बिना थके बिना रुके हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हमें अटल जी के कथन अनुसार काल के कपाल पर भाजपा की जीत की गाथा लिखते रहना है। इस कार्य के लिए सब कार्यकर्ता के सहयोग की अवस्था रहेगी। मित्रों, मैं आज इस अवसर पर आपसे आग्रह करूंगा, मैं जानता हूं कि पिछले कार्यकाल में आप सबने मुझे बहुत अथाह सहयोग किया है। जो भी चुनाव हम जीते हैं उसमें एक एक कार्यकर्ता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। खास तौर पर मैं अपने बूथ। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।